Now the next section they have given, do you know me? The number of, this is like an extra information, number of stomata per unit area of the leaf is called stomatal frequency. तो per unit area में जितने number of stomatas है, that is what is counted and that gives you the stomatal frequency. Then correlation between the number of stomata and the number of epidermal cells per unit area is called as stomatal index. So it is the average of it is basically the stomatal index is nothing but कि average number of stomatal cells per square millimeter of the epidermis कितना है उसका average देता है ये, ठीक है. Then what is the structure of stomatal apparatus? So talking about the stomatal apparatus, so I have already told you कि we have seen this diagram, we have drawn this diagram in 11th standard. तो टिपिकल स्टोमेटल अपैरेटस में क्या क्या होता है, दो गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग है, ये एक्सेसरी सेल्स है सराउंडिंग उसके, ठीक है. तो ये डायग्राम में व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स व्हाट यू कैन सी, गार्ड सेल्स बीन शेप गार्ड सेल्स है, बीच में ओपनिंग स्टोमेटल पोर. गार्ड सेल्स का इनर मेम्ब्रेन इज थिक एंड आउटर मेम्ब्रेन इज थिन, ओके. देन गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, बाकी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वो सब कुछ है, बट क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है थोड़ा बहुत. देन तो इसमें न्यूक्लियस है एंड देन इनर वॉल थिक आई टोल्ड यू, एंड साइड के सराउंडिंग सेल्स को सब्सिडरी सेल्स या एक्सेसरी सेल्स बोलते हैं, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, उस मैकेनिज्म में हेल्प करने वाले हैं. एंड उसके भी सराउंडिंग क्या है, तो एपिडर्मल सेल्स है. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. देन जब स्टोमाटा ओपन या क्लोज होता है तो वो कैसे अपीयर होता है, व्हेन इट इज ओपन दिस बीन शेप सेल्स आर एक्चुअली टर्जिड मतलब स्वेलन, जिसकी वजह से ये इनर मेम्ब्रेन पुल हो जाता है एंड बोथ द मेम्ब्रेन्स मूव अपार्ट, तो बीच का स्टोमाटा खुल जाता है. एंड व्हेन द सेल्स गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड, वो फ्लैट हो जाते हैं, तो द स्टोमाटा विल क्लोज. सो दिस इज हाउ द ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा looks. Again they can ask you to draw the structure of stomata या guard cells and explain it. This can be a short note, or they may just ask you draw open and close stomata, or they may ask you to explain the opening and closing of stomata का mechanism. There you are supposed to draw these two diagrams and explain the mechanism. Now we are going to see one by one. See, these diagrams are very simple and ये हम लोग already 11th में practice कर चुके हैं, so I'm not again practicing it in front of you. Or drawing it in front of you. You can directly draw it from the textbooks and practice it once. Then at the end I will show you few diagrams from this chapter which you need to practice. Then ये तो डायग्राम तुमको खुद से प्रैक्टिस करने ही है, और इनमें से कुछ डायग्राम्स में वापस खुद ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी तुमको. फिर स्टोमाटा बेसिकली क्या है, तो माइन्यूट ओपनिंग्स है, एकदम टाइनी ओपनिंग्स है, एलिप्टिकल शेप के बराबर. इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड, इट इज़ एलिप्टिकल शेप, ओवल शेप है, बाउंडेड बाय 2 किडनी बी या डम्बल शेप सेल. 2 बीन शेप सेल्स हो सकते हैं या डम्बल शेप सेल्स हो सकते हैं. मोनोकॉट्स में जनरली दे आर डम्बल शेप. यू कैन सी ओवर हियर, ये खाली इतना पोर्शन जो है वो डम्बल शेप सेल्स है, साइड का सब्सिडरी सेल्स है, ओके. ये पूरा गार्ड सेल नहीं है, सिर्फ ये इतना डम्बल शेप जो बॉर्डर दिख रहा है वो तुम्हारा गार्ड सेल है मोनोकॉट्स में, और ये सब्सिडरी सेल्स है. डाइकॉट में ये गार्ड सेल्स है और ये सब्सिडरी सेल्स है, ठीक है. सो किडनी शेप सेल्स इन डाइकॉट्स एंड डम्बल शेप सेल्स इन मोनोकॉट दिखते हैं, उनको गार्ड सेल्स बोलते हैं. गार्ड सेल्स इज एक्चुअली एपिडर्मल सेल ही है जो मॉडिफाई हो चुका है, एंड इट इज बेसिकली एन एपिडर्मल पैरेन्काइमल सेल. Then the kidney shape is in dicot and dumbbell in grasses लिखा है, but basically grasses are monocot, okay. Then next to that is, इसके आगे उन्होंने ओपनिंग और पहले स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. तो वी विल सी द स्ट्रक्चर. सो इन ऐसा एक प्लांट है साइपरस करके, उसमें तो किडनी एंड डम्बल शेप दोनों टाइप के गार्ड सेल्स दिखते हैं, ठीक है. फिर गार्ड सेल्स बेसिकली लिविंग सेल्स है बिकॉज उसमें न्यूक्लियस है, बट अनइवनली थिक वॉल्स है उसकी. इनर वॉल ज़्यादा थिक है जो स्टोमाटा को फेस करती है, एंड इनइलास्टिक होता है वो, वेयरएज द आउटर वॉल दैट इज द लैटरल वॉल वो थिन होता है और इलास्टिक होता है. तो ये इलास्टिक वॉल, आउटर वॉल स्ट्रेच हो सकता है. गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, तो वहाँ पे
फोटोसिंथेसिस होता है बट बहुत लो लेवल का, पुअर फोटोसिंथेसिस है। देन गार्ड सेल्स का दे हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर साइज, मतलब वो स्वेल हो सकते हैं या फ्लैसिड हो सकते हैं, एंड दे फॉर्म they can change their forms also, due to which stomata can open, that is it widens up, या it closes, that is it narrows down. Stomata क्या है, तो खाली elliptical pore है बीच का, जो अरेंजमेंट गार्ड सेल्स के अरेंजमेंट की वजह से बनता है. थ्रू द स्टोमाटा एक्सेस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ओके, फिर एक्सेसरी सेल्स जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो क्या है, ये भी एपिडर्मल सेल्स ही है लेकिन स्पेशलाइज्ड है. देयर नंबर इज वेरिएबल, मतलब वो फिक्स नंबर के नहीं होते. गार्ड सेल्स 2 ही है लेकिन एक्सेसरी सेल्स कितने भी हो सकते हैं. एंड एक्सेसरी सेल्स में दे आर बेसिकली लॉट ऑफ पोटेशियम आयंस, सो दे आर रिजर्वायर्स ऑफ पोटेशियम आयंस. और एक्सेसरी सेल्स को ही हम लोग सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं. सो दिस इज ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा. Now talking further, how does the stomata open and closes? तो उसका भी अलग एक मैकेनिज्म है, थियोरी प्रपोज्ड है कि how does it open and close. Okay, now talking about ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये बेसिकली गार्ड सेल्स के टर्जर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो कितना स्वेलअप हो सकता है और कब फ्लैसिड होएगा. ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स जो होते हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड आ जाता है. तो टर्जर प्रेशर बनता है अंदर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है जो एग्जर्ट होता है उसकी थिन वॉल्स पे जो आउट लैटरल साइड में है. सिंस दैट थिन वॉल इज इलास्टिक, वो स्ट्रेच होएगा जिसकी वजह से ये किडनी शेप या अगर मोनोकॉट है तो डम्बल शेप जो गार्ड सेल्स है उनकी इनर थिक वॉल्स जो है वो पुल अपार्ट होती है, तो अंदर का स्टोमाटा अपने आप खुल जाता है. ड्यूरिंग नाइट टाइम ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि नाइट टाइम में सेल में से पानी निकल के सब्सिडरी सेल्स में निकल जाता है, गार्ड सेल से निकल के सब्सिडरी सेल में निकल जाएगा, तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमाटा विल ऑलमोस्ट क्लोज कम्प्लीटली. तो बेसिकली एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस जो होता है ये डायurnal चेंजेस, मतलब दिन के डिफरेंट डे टाइम टाइमिंग्स के हिसाब से होता है. And this changes in osmotic potential of the guard cell is responsible for the opening and closing of stomata. Then बहुत सारी theories दी है different scientists ने to explain कि ये diurnal changes in the osmotic potential of the guard cell क्यों होता है. तो few of the theories, one of the theories we are going to see over here, that is the starch sugar interconversion theory. ये स्टीवर्ड ने दी थी in the year 1964 कि during daytime जो होता है एंजाइम फॉस्फोराइलेज जो है इट कन्वर्ट्स द स्टार्च टू शुगर. ओके, सो स्टार्च इज कन्वर्टेड टू शुगर बाय द एंजाइम फॉस्फोराइलेज ड्यूरिंग डे. देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये स्टोमाटा ओपन लिखा है और यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज लिखा है. जब डे टाइम होएगा स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होएगा तो स्टोमाटा क्लोज नहीं ओपन होएगा, तो यहाँ पे ओपन आना चाहिए. इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक एंड इट्स अ ग्रॉस मिस्टेक. ओके, एंड नाइट टाइम में शुगर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, तो द स्टोमाटा यहाँ पे क्लोज आना चाहिए, नॉट ओपन. क्लियर. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग डे टाइम, तो शुगर कंटेंट अगर सेल के अंदर बढ़ गया तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा उसका, नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा. तो टू बैलेंस दिस फ्लूइड अंदर आएगा, एंडोऑस्मोसिस होएगा, सो इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, तो जिसकी वजह से एंट्री ऑफ वाटर होएगा. देयर बाय द गार्ड सेल्स आर स्ट्रेच एंड स्टोमाटा वाइडन्स. वेरी सिंपल. एंड डे नाइट टाइम में उल्टा होता है, सिंस द शुगर इज कन्वर्टेड बैक टू स्टार्च, अभी ऑस्मोटिक पोटेंशियल गिर चुका है तो पानी अंदर आने का जरूरत नहीं है, तो वाटर गार्ड सेल्स से बाहर चला जाएगा जिसकी वजह से वो फ्लैसिड हो जाएगा एंड द स्टोमाटा विल close. So it's a very simple theory that is called the starch and sugar interconversion theory. सिर्फ यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो प्लीज़ वो मिस्टेक तुम लोग रेक्टिफाई कर लेना जब तुम्हारे पास एक्चुअल टेक्स्ट बुक होगा, और कहीं पे नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो, इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके. देन सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. Further talking about it, what you can see is there is another theory, that is the proton transport theory given by Leavitt scientist in the year 1974.
अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी स्टोमेटल मूवमेंट जो होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस. ड्यूरिंग डे टाइम जब स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड तो मैलिक एसिड डिसोशिएट होता है टू फॉर्म मैलेट एंड प्रोटॉन्स. ओके, ये प्रोटॉन्स जो होते हैं दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द सब्सिडरी सेल्स. जो गार्ड सेल्स से बाहर जाएंगे ये प्रोटॉन्स इनटू द सब्सिडरी सेल्स एंड इन रिटर्न पोटेशियम आयंस आर इम्पोर्टेड फ्रॉम देम. मतलब पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे. पोटेशियम मैलेट, अगर पोटेशियम आयन अंदर आए, अंदर ऑलरेडी मैलेट है तो वो पोटेशियम मैलेट बनेगा जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होएगा और उसकी वजह से एंडोऑस्मोसिस होएगा, मतलब पानी अंदर आएगा. देन अपटेक ऑफ पोटेशियम आयंस जो होता है, पोटेशियम आयंस जब अंदर आते हैं तो इट इज ऑलवेज अकम्पनाइड विथ क्लोराइड आयंस. ओके, एट नाइट टाइम ये अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड इज प्रिवेंटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड जिसकी वजह से अगेन परमिएबिलिटी ऑफ गार्ड सेल्स चेंज हो जाता है. तो अगेन वो वाटर बाहर चला जाएगा उसमें से. ड्यू टू दिस गार्ड सेल्स बिकम हाइपोटोनिक, दैट इज दे आर हैविंग मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट्स. तो thereby again if this is the situation the water will move out and thereby they become flaccid. So this is the proton transport theory. Then talking about this proton transport theory only, स्टार्च एंड शुगर थ्योरी भी काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है और प्रोटॉन थ्योरी भी काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है. तो यू नीड नॉट मतलब गो इनटू द डेप्थ्स मच डेप्थ्स ऑफ इट. Then next to that is we can talk about significance of transpiration. Okay, this is the next short note. So transpiration heading के under you find three short notes. One is structure of stomata, second is opening and closing of stomata. उसके लिए वो दो theories explain करनी है and you can draw those two diagrams, open and close stomata का. And the third is significance of transpiration. So these are three different short notes. Okay, very very important section of this chapter. Now talking about the significance of transpiration, पहला उसका एडवांटेज और फिर उसका डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे. एडवांटेज ये है कि उसकी वजह से एक्सेस पानी प्लांट में से निकल जाएगा. फिर वो पानी ऊपर से निकल रहा है इसीलिए ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होता है और मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बाय द रूट्स. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. उसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप होता है. ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वो सैप ऊपर की तरफ खींचा जाता है. देन एज स्टोमेटा आर ओपन गैशियस एक्सचेंज भी हो सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकता है जिससे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है. ऑक्सीजन जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही प्लांट बना के बाहर छोड़ता है लेकिन थोड़ा बहुत ऑक्सीजन वो खुद यूज़ करेगा फॉर रेस्पिरेशन. ओके, दैट इज़ टू रिलीज द एनर्जी एंड ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसकी वजह से टर्जर या टर्जिडिटी ऑफ द सेल इज ऑल्सो मेंटेन्ड क्योंकि वाटर इन एंड आउट होता है. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द लीफ एंड इट इज़ गिविंग अ कूलिंग इफेक्ट. ओके, तो इस तरह से ये हेल्पफुल है. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स. ओके, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एक्सेस ट्रांसपिरेशन होगा तो इट विल लीड टू विल्टिंग एंड इंजुरी इन द प्लांट. व्हाट इज विल्टिंग? तो बेसिकली wilt off is then the leaves will become limp, flowers will become limp and finally क्योंकि there is no water, no turgidity, so they will droop down and finally they may fall off also. Okay, तो that is the disadvantage अगर excess हुआ तो which will be harmful for the plant. It may also lead to the death of the plant अगर excess water loss हुआ तो. Then transpiration को necessary evil बोला है. This is again a different short note in this. Why transpiration is called as a necessary evil? तो उसका explanation यही आंसर है. This is very important yet simple short note of 2 marks you can consider कि stomatal transpiration जो होता है उसमें stomata has to remain open during the day time. तो जब stomatas are open then only gaseous exchange can be done जिससे gases will be available for respiration and photosynthesis. Okay, if stomatal transpiration stops, अगर ये stomata बंद रहा तो transpiration रुक जाएगा तो productivity plant का affect होएगा क्योंकि photosynthesis affect होता है और respiratory activities भी हैम्पर होंगी तो plant को energy भी नहीं मिलेगा. So ट्रांसपिरेशन होना ज़रूरी भी है. भले ट्रांसपिरेशन कैन बी हार्मफुल बट इट इज़ ज़रूरी भी है क्योंकि उसकी वजह से ये गैसेस एक्सचेंज होता है, एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है एंड मतलब एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है. प्लस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होने के लिए गैसेस एक्सचेंज अवेलेबल होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट इज़ मेंटेन. इसलिए स्टोमेटा का खुलना बहुत ज़रूरी है.
Consequently, transpiration cannot be avoided. Okay, so so from here we can see कि transpiration भले ही it is leading to water loss, but this cannot be avoided because दूसरी भी important activities उसके साथ होती है जब स्टोमेटा खुलता है. Hence, Curtis scientist ने in the year 1926 में बताया है कि this transpiration can be regarded as a necessary evil. मतलब ऐसी थोड़ी बहुत गलत चीज़ें हैं लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको necessary evil नाम दिया है. I hope the concepts are clear to you. With this, we finish chapter number 6 over here. Whatever your doubts are, you can listen to the videos carefully, note down your doubts, read the textbook once again. फिर समझ में आ जाता है तो well and good, नहीं समझ में आ जाता है तो you can ask the doubts during what we can say the Google Meet, or you can just ask your doubts to me personally on my number. Another thing is, please practice the diagrams and the textual question answers properly. At least उतना तो homework में किया कर, ठीक है? Thank you so much.